सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों संविधान के कुछ प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बताइए, प्रश्न नंबर 1, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न नंबर 1, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 300। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 250। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? उच्च सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों। राज्यसभा को कभी भंग भी नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं? बताइए दोस्तों, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं? ऑप्शन ए संगठन की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी बोलने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी बोलने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किसी एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं। संगठन की स्वतंत्रता ये भी नहीं रहता। बोलने की स्वतंत्रता ये भी खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 का आंसर करें। प्रश्न नंबर 3 का आंसर करें। बताइए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? क्वेश्चन 3 का आंसर करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए 2006 में, ऑप्शन बी 2007 में, ऑप्शन सी 2008 में, ऑप्शन डी 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? बताएं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर करें जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2009 में अधिनियमित किया गया था। शिक्षा का अधिकार 2009 में अधिनियमित किया गया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का आंसर करें। प्रश्न नंबर 4 का आंसर करें दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी इकबाल। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों करें, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इकबाल ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा इकबाल ने दिया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का आंसर करें। प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी ने दांडी के लिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा की स्थिति को प्रारंभ किया था। बताइए दोस्तों, कब से प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब से प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1930 को, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1931 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1931 को, ऑप्शन डी 23 अप्रैल 1929 को। इसका सही आंसर करें दोस्तों, राइट आंसर करें कमेंट बॉक्स में। महात्मा गांधी ने दांडी के लिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा की स्थिति को
कहाँ से प्रारंभ किया? बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1931 को। 6 अप्रैल 1931 को प्रारंभ किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का आंसर करें। प्रश्न नंबर 6, 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन किस घटना का परिणाम था? भारत छोड़ो आंदोलन किस घटना का परिणाम था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन की असफलता, ऑप्शन बी गोलमेज सम्मेलन की असफलता, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना के विरोध में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन किस घटना का परिणाम था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन की असफलता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 का आंसर करें। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी कदम्बिनी गांगुली। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी कदम्बिनी गांगुली। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कदम्बिनी गांगुली। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का आंसर करें। विधानसभा द्वारा राष्ट्रगान को किस वर्ष को अपनाया गया था? बताइए दोस्तों विधानसभा द्वारा राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन ए 24 मई 1949 को, ऑप्शन बी 24 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 24 जून 1950 को। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विधानसभा द्वारा राष्ट्रगान को किस वर्ष को अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 24 जनवरी 1950। क्या है? 24 जनवरी 1950 को इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करें ए बी सी डी। क्या रहेगा इसका सही आंसर? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का आंसर करें। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 4 सदस्यों को, ऑप्शन बी 8 सदस्यों को, ऑप्शन सी 12 सदस्यों को, ऑप्शन डी 16 सदस्यों को। बताइए दोस्तों राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को चुना जा सकता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 12 सदस्यों को राज्यसभा से चुना जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11।
बताए दोस्तों, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा या अनुदान या उसकी सजा को निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको प्राप्त है? बताए दोस्तों, कोई भी दोषी व्यक्ति हो उसकी क्षमा, अनुदान या उसकी सजा को निलंबन करना किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ऑप्शन डी सुरक्षा मंत्री को। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर करें। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा को निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको प्राप्त है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 का आंसर करें। समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? बताइए दोस्तों, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 4, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 34। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें। जो हमारी वीडियो को सब पहले देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचेगा। समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 44। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार से, ऑप्शन बी राज्य सरकार से, ऑप्शन सी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से, ऑप्शन डी राजनीति के निर्देशित सिद्धांत से। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। क्या दोस्तों? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर करें। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है या किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे के बारे में है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, ऑप्शन बी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ऑप्शन सी शासकीय भाषा के रूप में हिंदी, ऑप्शन डी कश्मीर को विशेष दर्जा। कमेंट बॉक्स में आंसर करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर करें। इसका सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू करना, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति शासन लागू करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। बताइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आंसर करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, लाइक नहीं करते भूल जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? ऑप्शन ए राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है, ऑप्शन बी राज्यपाल को बर्खास्त कर सकता है, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकता है, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय की राय मानने को बाध्य है।
बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करें। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है, ऑप्शन बी राज्यपाल को बर्खास्त कर सकता है, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकता है, या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय की राय को मानने को बाध्य हो। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकता है। क्या दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 43 के तहत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। बताइए दोस्तों वर्तमान पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित है? बताइए दोस्तों वर्तमान पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित है? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी सिफारिश पर आधारित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। चलिए दोस्तों वर्तमान पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 17 पे। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 17 पर कितने दिनों तक बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने पर विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है? कितने दिनों तक बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने पर विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए 30 दिन तक, ऑप्शन बी 60 दिन तक, ऑप्शन सी 90 दिन तक, और या ऑप्शन डी 120 दिन तक। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कितने दिनों तक विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है अगर वो अब्सेंट रहे तब? लगातार अब्सेंट रहने से विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का आंसर करें। किसी राज्य की विधानसभा भंग कर देने के बाद होने वाले चुनाव के विषय में कौन निश्चित करता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करें दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? किसी राज्य की विधानसभा भंग कर देने के बाद होने वाले चुनाव के विषय में कौन निश्चित करता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी उस राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? किसी राज्य की विधानसभा भंग कर देने के बाद होने वाले चुनाव के विषय में कौन निश्चित करता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? किसी राज्य की विधानसभा भंग कर देने के बाद होने वाले चुनाव के विषय में कौन निश्चित करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग। कौन निश्चित करता है दोस्तों? चुनाव आयोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का उत्तर करें। राज्यों की विधानसभाओं को संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कितनी समय अवधि होती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर करें। राज्यों की विधानसभाओं को संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कितनी समय अवधि होती है? 14 दिन तक, 30 दिन तक, 6 महीने तक। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राज्यों की विधानसभाओं को संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कितने समय अवधि होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 14 दिन तक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। बताइए दोस्तों राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नामांकन निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? बताइए दोस्तों
इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नामांकन निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए 20 सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी 15 सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी 10 सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी 5 सदस्यों द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर करें। आंसर करें दोस्तों, कमेंट करें, लाइक करें। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नामांकन निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10 सदस्यों द्वारा। कितने? 10 सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 का आंसर करें। बताइए, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाने या खानों में काम पर लगाना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निषिद्ध माना जाता है? बताइए दोस्तों, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों में या खानों में आज काम पर लगाना संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत निश्चित है या निषिद्ध है? निषिद्ध माना जाता है दोस्तों। बताइए, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाने या खानों में काम पर लगाना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निषिद्ध माना जाता है, यानी कि अपराध माना जाता है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद, यहाँ लिख लीजिए 10, क्या दोस्तों 10, अनुच्छेद 10। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों में काम पर लगाना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निषिद्ध माना जाता है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए अनुच्छेद 10, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों में काम पर लगाना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निषिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 24। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 का आंसर करें। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम राज्य को भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था? बताइए दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम राज्य को भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? बताइए, ऑप्शन ए संविधान संशोधन 36वां 1975 में, ऑप्शन बी संविधान संशोधन 22वां 1969 में, ऑप्शन सी संविधान संशोधन 56वां 1987 में, या ऑप्शन डी संविधान संशोधन 35वां 1974 में। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर करें। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर करें। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम राज्य को भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संविधान संशोधन 36वां 1975। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 का आंसर करें। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 23, लोकसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी निश्चित कर दी गई है? बताइए दोस्तों, लोकसभा में सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए 520, ऑप्शन बी 630, ऑप्शन सी 545, ऑप्शन डी 535। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर करें। लोकसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी निश्चित कर दी गई है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 545। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। बताइए दोस्तों, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने
संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो बेल आइकन जरूर प्रेस करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 का आंसर करें। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है? ऑप्शन ए राज्य एवं केंद्र सूची के विषय, ऑप्शन बी भाषाओं की सूची, ऑप्शन सी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कर्तव्य, ऑप्शन डी शपथ। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें दोस्तों। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है? ऑप्शन ए राज्य एवं केंद्र सूची के विषय, ऑप्शन बी भाषाओं की सूची, ऑप्शन सी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कर्तव्य, ऑप्शन डी शपथ। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राज्य एवं केंद्र सूची के विषय हैं। 7वीं अनुसूची में दोस्तों राज्य एवं केंद्र सूची के विषय हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 का आंसर करें। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? बताइए दोस्तों, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? ऑप्शन ए 15 दिन तक, ऑप्शन बी 14 दिन तक, ऑप्शन सी 1 महीना, ऑप्शन डी 6 महीना। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? कमेंट बॉक्स में आंसर करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 15 दिन तक, ऑप्शन बी 14 दिन तक, ऑप्शन सी 1 महीना तक, ऑप्शन डी 6 महीना तक। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 14 दिन तक रोक सकती है। वित्त विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 बताइए दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है? बताइए दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल राज्यसभा के द्वारा, ऑप्शन बी केवल लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा तथा राज्यसभा के द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है केवल राज्यसभा के द्वारा, ऑप्शन बी केवल लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा तथा राज्यसभा के द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लोकसभा तथा राज्यसभा के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लोकसभा तथा राज्यसभा के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 का आंसर करें। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को कौन हल करता है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन हल कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को कौन हल करता है? ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर करें दोस्तों। बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को कौन हल करता है? ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
इसका सही आंसर है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। कौन सुलझाता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। अभी पिछले कुछ महीनों में आपने सुना होगा एक केस था चंडीगढ़ वाला, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने खुद से ही उसका निर्णय लिया था, संज्ञान लिया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 बताए दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? बताइए दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी समानता का अधिकार। बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को आपको मिलेगी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। दोस्तों संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आ चुका है ये एग्जाम में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 बताइए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की बैठक की कार्यसूची में निम्नलिखित में से कौन सा पहली विषय होता है? पहला विषय होता है दोस्तों, बताइए दोस्तों पहला विषय। संसद के दोनों सदनों की बैठक की कार्यसूची में निम्नलिखित में से कौन सा पहला विषय होता है? ऑप्शन ए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन बी स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन सी प्रश्नकाल, ऑप्शन डी शून्यकाल। बताइए दोस्तों, यहाँ काल है दोस्तों, काल। बताइए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की बैठक की कार्यसूची में निम्नलिखित में से कौन सा पहला विषय होता है? ऑप्शन ए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन बी स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन सी प्रश्नकाल, ऑप्शन डी शून्यकाल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी प्रश्नकाल। क्या दोस्तों? ऑप्शन सी प्रश्नकाल। संसद के दोनों सदनों की बैठक की कार्यसूची में निम्नलिखित में से कौन सा पहला विषय होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रश्नकाल। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंजॉय करें।